बार को कुछ देने का वक्त आ गया। मैं और नेताओं की तरह नहीं हूं जो एक चुनाव के बाद अगले चुनाव तक नजर नहीं आता। किसी का विजन होता है डेवलपमेंट के ऊपर और किसी का विजन होता है सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। नमस्कार, मैं जय निवास पुनः एक बार 30,000 परिधि में मैं मौजूद हूं और मैं चाहूंगा अगर आप स्क्रीन पर हैं तो 30,000 परिधि की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें। और इस बार सेक्रेटरी पोस्ट के लिए दीपक शर्मा, जी हां, जैसे ज्योति सूरज वैसे एक और दीपक। लेकिन इस दीपक में रोशनी कितना है वह अपनी बेबाकी से आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। और नहीं समझ पाए आप तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी भड़ास अवश्य निकालिएगा। लोग कहते हैं क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, पब्लिक के पास क्यों जाना चाहते हैं, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, आपको लिए चलता हूं उसी दीपक के पास। जी दीपक जी, आपकी बेबाकी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हूं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को, वकील भाइयों को अपना संक्षिप्त परिचय पुनः दोहराइए। जी, मेरा नाम दीपक शर्मा है। 1999 के अंदर मई के अंदर मैं इस प्रोफेशन के अंदर आया था और तब से रेगुलर मैं प्रैक्टिस के अंदर हूँ। और इस बार से मेरे को बहुत कुछ मिला है और अब मेरे को ऐसा महसूस होता है कि इस बार को कुछ देने का वक्त आ गया। मेरे को देने का वक्त आ गया है। 25 साल से आप प्रोफेशन में हैं। आप यहाँ के वकीलों को, यहाँ के वोटरों को किस तरह से लुभाएंगे, क्या आश्वासन देंगे, क्यों वो आपको वोट देंगे, क्यों आप पर वो जज करेंगे? कोई प्रलोभन नहीं है जी मेरी तरफ से, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। सिर्फ एक वादा है कि इज्जत उनको मिलेगी। वकील भाई जितने मेरे हैं हर कोई सक्षम है अपने अंदर, उनको किसी तरह का लोभ प्रलोभन नहीं चाहिए होता है। चाहिए होता है तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जिसके अंदर वो काम कर सकें, और डेकोरम चाहिए होता है, डिग्निटी चाहिए होती है। इस चीज का मैं वादा करता हूँ, वो मैं आप लोगों का कहीं भी कम नहीं होने दूंगा। आपने सब कुछ बोल दिया लेकिन कुछ भी नहीं कहा कि क्यों पब्लिक वोट दे, वो मुद्दा तो बताइए। पब्लिक मेरे को वोट इस कारण से दे कि उनको कहीं भी अपने आप को ये नहीं महसूस होगा कि वो अबेंडन है। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। हर समय उनके साथ रहूंगा। मैं और नेताओं की तरह नहीं हूं जो एक चुनाव के बाद अगले चुनाव तक नजर नहीं आते हैं। मैं 24/7 12 महीने आप लोगों के बीच में रहता हूं, आपके सुख दुख में आपके साथ रहता हूं। तो इस कारण से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को चुनें। 24/7 इट मींस न्यूज चैनल नहीं जो चलता है, ये अपनी बात कह रहे हैं। उस मौके पर, उस समय पर अवेलेबल रहते हैं। 24/7 इट मींस इसका मोबाइल उस समय चल रहा होगा, भले ही ये नींद में होंगे। तो अब हमें आप ये बताइए, बाय द वे पब्लिक आपको वोट दे देती है, वकीलों भाई सब यहाँ के वोट देते हैं, आप जीत गए मान लीजिए, फिर आप 2 साल के अंदर ऐसे क्या प्राथमिकता के तौर पर कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे आप करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो मेरा इसके अंदर रहेगा वो ये रहेगा कि यहाँ पे जो हमारी डिग्निटी पे थोड़ा डेंट पड़ता जा रहा है डे बाय डे, उसको रोकना और उसको दोबारा से इम्प्रूव करना। जो एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो चुका है उस एटमॉस्फेयर को ठीक करना। जो यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज हैं वो खत्म होती जा रही हैं, उनको दोबारा से रिस्टोर करना। और जो पार्किंग प्रॉब्लम सबसे बड़ी है यहाँ पे, उसको ठीक करना। आपने सर जो कुछ भी कह रहे हैं ऐसे पर्दे के अंदर, पाइपलाइन के बीच में कह रहे हैं, पब्लिक को पता नहीं चल रहा, वोटर को पता नहीं चल रहा कि किस टॉपिक पे आप कुछ कहने वाले या कह रहे हैं। खुल के बताइए वो 2-3 टॉपिक जिस पे आप काम करेंगे पार्किंग के अलावा। पब्लिक को सब पता है इसके अंदर, जो हमारे मेंबर्स हैं वो प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं कि आज वो कोर्ट के अंदर जाते हैं, जो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। हमें अथॉरिटी से जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। हम इंटेलेक्चुअल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हम वकील वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज़ादी से लेके आज तक जितने भी मेन एजिटेशन हुए हैं उसके अंदर हमेशा हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, हम लीड करते हैं हमेशा उस चीज़ को। उसके बावजूद भी हमें एक जो डिग्निटी मिलनी चाहिए, ना तो हमें वो आधिकारिक तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन साइड से मिलती है, ना ही वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ये मेरा वादा है आपसे, मैं आपको वो इज्जत, वो मान सम्मान, वो सब कुछ दिलाऊंगा। जी, वकील हैं, वादा है, वादों का क्या। ये थे चुनाव जीतने के बाद के इनके कार्य। फिलहाल ये सपनों में है, चुनाव नहीं जीते हैं। अब इनसे मैं पूछता हूं, वकील साहब आप हमें ये बताइए, दीपक जी, यहाँ कई दशक से एक ही समस्या अगर जो चल रही है वो है पार्किंग। इसके निराकरण के लिए आपके पास
क्या कुछ सुझाव, क्या कुछ उपाय है? बहुत इजी है ये हमारे लिए, बस करने की विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर जैसे ही हम बस अड्डा क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर स्टीफन तक, और स्टीफन क्रॉस करते हैं तो बस अड्डे तक दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ पार्किंग है, जिसके कारण से ट्रैफिक कंजेशन होती है। अभी कुछ टाइम पहले हमें एक पार्किंग स्लॉट ने अलॉट किया गया था अथॉरिटीज की तरफ से, लेकिन किसी कारण से वो वापस चला गया। तो आते ही मेरी सबसे पहले जो एफर्ट्स रहेंगे वो ये रहेंगे कि पहले ही महीने के अंदर मैं उस पार्किंग लॉट को वापस ले सकूं, और लेके ये दोनों तरफ की पार्किंग, बिल्कुल बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, दोनों तरफ की पार्किंग बंद करूंगा, और जो पार्किंग होगी वो सिर्फ वहीं पर स्टार्ट होगी, ताकि बाहर से बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक रहे हमारा। सुबह हम टाइम से कोर्ट से पहुंच सकें, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाना, वहां जा सके। एक क्वेश्चन ये आएगा कि वो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पार्किंग है। कुछ सीनियर्स होंगे, कईयों को जल्दी होगी, कईयों के हाथ में फाइलें होंगी, बैग होगा, लंच होगा, क्या वो आधा किलोमीटर पैदल वॉक करते हुए यहाँ तक आएंगे सड़क पे, मेन रोड पे? तो उनको मैं ये आंसर देना चाहता हूँ कि मैं बार की तरफ से पहले तो अथॉरिटीज को कोशिश करूंगा, हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा, डीजे साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, और वो उसके अंदर मैं 6 महीने साल या पूरा टेन्योर नहीं निकालूंगा, जैसे आज तक हमारे नेता करते आए कि भी हम कागजी लिखा पढ़ी कर रहे हैं, जवाब आ रहा है, हमने उसका जवाब दे दिया, हमने चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी नहीं आई, मीटिंग में जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। 15 दिन सिर्फ इंतजार करूंगा, अगर उनकी तरफ से कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं बार की तरफ से शटल सर्विस स्टार्ट करवाऊंगा। बार के एक्सपेंडिचर के ऊपर जो वहां से आपको बिठाएंगे, फ्री शटल सर्विस होगी, यहाँ तक आपको ड्रॉप करेंगे और यहाँ से वापस लेके जाएंगे। आपके वकील भाई समझ गए। बाहर की पार्किंग की अगर समस्या सोल्व करते हैं तो परिसर के अंदर जो पार्किंग है, जाम लग रहा, और यह स्वतः ही सोल्व हो जाएगा। यह तब होगा जब आप चुन के आएंगे, वोटर आपको जिताएंगे। लेकिन इसके अलावा भी इंटरनल कई मुद्दा है, मैं आपको खुलकर बताना चाहता हूं। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। दिल्ली के अगर किसी तरह की आकस्मिक आपदा आ जाए, ऊपर वाला ऐसा ना करे, आकस्मिक आपदा आने के बाद जो इलीगल तरीके से यहाँ चैम्बर बने हैं, यहाँ आपदा आने के बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई चैम्बर इलीगल बना हुआ है। सारे के सारे चैम्बर जो ऑथराइज हैं। स्टार्टिंग के जो चैम्बर हैं वो हमें अलॉट हुए थे, बाद में बार ने टाइम टू टाइम अलॉट करे हैं, और बार ने सबको टाइम टू टाइम उनके लेटर दिए हुए हैं, और आज तक कभी अथॉरिटीज की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आई। अथॉरिटीज ने सिर्फ 5 चैम्बर की ऑब्जेक्शन करी थी। अगर आप सिविल साइड गेट से एंटर करते हैं तो सामने 1 नंबर कोर्ट से जब आगे आएंगे तो वहाँ पे एक चेन लगी हुई है मोटी सी, वहाँ पर पहले चैम्बर होते थे। अथॉरिटीज ने उसकी ऑब्जेक्शन करी थी कि अगर कोई यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी आती है, या कोई आग लगती है, या कुछ इमरजेंसी होती है, तो हमारी गाड़ियां नहीं आ सकती। इमीडिएटली वो 5 चैम्बर हटाए बार ने, वहां से 1 सेकंड नहीं लगाया था। ऑथराइज इसलिए है कि आपका एसोसिएशन 125 साल पुराना है। ऑथराइज इसलिए है कि आपका एसोसिएशन 1860 एनजीओ एक्ट के तहत आता है। और ऑथराइजेशन इसलिए है क्या कि यह डीडीए के अंदर नहीं आता है या एमसीडी के अंदर नहीं आता, इसकी जवाबदेही सरकार के ऊपर नहीं है। नहीं, ये आपको शायद मिसकंसेप्शन है। ये जो एरिया है पीडब्ल्यूडी के अंडर भी आता है और एमसीडी के अंडर भी आता है, और हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट पास होते हैं वो डीडीए से ही होते हैं। जो कोर्ट हमारी कंस्ट्रक्ट होती है, पीडब्ल्यूडी करती है, डीडीए करती है, और बाद में लुक आफ्टर एमसीडी करती है उसका। अच्छा, जैसा आपने कहा क्या पीडब्ल्यूडी को पता है कि जितने यहाँ चैम्बर बने हैं किस कंडीशन में है, और किन चैम्बरों के अंदर बेसमेंट चल रहा है और वो खतरे से बाहर है? नहीं, कोई भी बेसमेंट ऐसे नहीं है कि गलत चल रहा है, सारे अप्रूव्ड हैं उसके अंदर। अथॉरिटीज ने परमिट करा था तभी बने थे, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बिना परमिशन के यहाँ पर कुछ हो जाए। चलिए हम इससे बाहर निकलते हैं। चैम्बर परिसर के लिए आप क्या कुछ छोटी छोटी सुविधाएं, लाइब्रेरी, टॉयलेट, ऐसे क्या क्या सुविधाएं हैं जिनको? देखिए, इस समय सबसे ज्यादा जो सुधार की जरूरत है वो टॉयलेट की है। बहुत अनहाइजेनिक है टॉयलेट हमारे जो इस समय है। मैक्सिमम टॉयलेट्स के अंदर आप जाएंगे वो ब्लॉक हैं, उसके अंदर जो एमिनिटीज होनी चाहिए, जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं है। वो आते ही फर्स्ट राउंड के अंदर वो बिल्कुल ठीक किए जाएंगे। और लाइब्रेरी की बात है, लाइब्रेरी इस समय हमारी बहुत हाईटेक लाइब्रेरीज है, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइब्रेरीज ठीक नहीं है, और अपडेट हैं बिल्कुल सारी लाइब्रेरीज। फिर भी अगर वहाँ पे मेंबर्स हमें रिक्वेस्ट करेंगे तो हम उनको और अपग्रेड करेंगे। जिस तरह से आप यहाँ की समस्या बता रहे हैं, यह निश्चित होता है, यह प्रतीत होता है कि पिछले टर्म में जो भी अधिकारी पदाधिकारी चुन के आए थे वो काम सही तरीके से नहीं किए हैं। देखिए, हर किसी का अपना अपना एक फोकस रहता है, कि एक विजन रहता होता है। किसी का विजन होता है डेवलपमेंट के ऊपर, और किसी का विजन होता है सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये मेंबर्स के ऊपर हम छोड़ते हैं, मेंबर्स डिसाइड करेंगे किसका क्या विजन था, क्या नहीं। मेंबरों ने सेल्फ डेवलपमेंट किया है, ये बड़ी सटीक, बड़ी कोड वर्ड और बड़ी अंदर की बात आपने उजागर करी है कि यहाँ के मेंबरों ने सेल्फ डेवलपमेंट करी है। मेंबर्स के लिए नहीं, मैं इलेक्टेड बॉडीज के लिए कह रहा हूँ।
इलेक्टेड बॉडी ने सेल्फ डेवलपमेंट करी है। कह अब हम सकते हैं। आते हैं इससे बाहर निकलते हैं, जिसके वजह से चुनाव डिले हो रहा है, अर्थात 33% रिजर्वेशन का मसला क्या है और उस पर आपका मत क्या है? देखिए, रिजर्वेशन का तो अब इसके अंदर ऐसा है कि जो मेरे से बहुत सीनियर हैं जो इन मैटर्स को ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरे को उनका नहीं पता कि वो किस ट्रैक पर चल रहे हैं। इवन मेरा अपना पर्सनल व्यू इसके अंदर यह है रिजर्वेशन के ऊपर कि सबसे पहले तो हम सोसाइटीज एक्ट के अंडर आते होते हैं। सोसाइटी एक्ट्स के अंदर रिजर्वेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है। अगर कोई भी कोर्ट चाहती है, कोई भी अथॉरिटी चाहती है कि यहाँ पे रिजर्वेशन आनी चाहिए, तो सबसे पहले उनको लेजिस्लेचर को बोलना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर आप जो लॉज हैं इनको अमेंड कीजिए, एक्ट को अमेंड कीजिए। सेकंड, उसके बाद रेशियो निकाली जाती है कि किसके, हमारे यहाँ जो रेशियो है वो लेडीज की कितनी है और जेंट्स की कितनी है। और अभी तक हमें जो फक्र था वो सबसे ज्यादा फक्र ये था कि एक अकेला हमारा प्रोफेशन ऐसा था, हमारी फील्ड ऐसी थी जहाँ पे जेंडर बायसनेस नहीं थी, जहाँ पे बिल्कुल इक्वल स्टेटस हम इंजॉय कर रहे थे। हमें कभी ये नहीं कहा जाता था कि ये लेडी एडवोकेट है, ये मेल एडवोकेट है, हमेशा एडवोकेट कह के एड्रेस किया जाता था। लेकिन एक कोशिश की जा रही है बड़ी कैलकुलेटिव वे के अंदर कि हमारी जो प्रोफेशन है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, इसको अब वो दो हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं। रही बात रिजर्वेशन की, लेडीज को आगे आने की, बिना रिजर्वेशन के इतने अच्छी लेडीज यहाँ से एडवोकेट निकली हैं, उनको तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिली। बट आप 1860 एक्ट देखे, एनजीओ की बात कह के 125 साल पुरानी सोसाइटी की बात कह के रिजर्वेशन डाल रहे हैं। अगर वो अपनी हक मांगती है तो इसमें नाजायज कहाँ है? नहीं, नाजायज मैंने नहीं कहा, हक मिलना चाहिए। मैंने ये भी नहीं कहा कि नहीं मिलना चाहिए उनको। ऑलरेडी हमारे यहाँ लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव का है और हमने सारी पोस्ट पर उनको ओपन रखा हुआ है। आप उनके लिए 3 नई सीटें और क्रिएट कर सकते हैं, 4 सीटें और नई क्रिएट कर सकते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आज स्ट्रेंथ हमारी 14 की, आप उसकी 21 की कीजिए, आप उसके अंदर 7 लेकर आइए ना। आप सिर्फ 3 ही क्यों लाना चाहते हैं अगर आपकी नियत पाक साफ है? लेकिन आप इस चीज को इस तरीके से नहीं कर सकते कि हमें डिवाइड करें आपस के अंदर। डिवाइड मत कीजिए, बट रूल कीजिए समझौते के साथ, एकाग्रता के साथ, एक साथ मिलजुल कर बैठ के बात कीजिए। न्यायालय परिधि में होके न्यायालय के दलील देने वाले इन वकील भाइयों का कहना है कि आप कोर्ट में मत जाइए, आप अपनी बहस अपने समझौते में, अपने परिधि में, अपने समाज में, अपने बिरादरी में कीजिए। आपको अगर इनकी बात समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी भड़ास निकालिए। तब तक के लिए जय निवास का।